जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज एक नए वीडियो पे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि संविधान की मूल संरचना के बारे में, कि संविधान की मूल संरचना क्या होती है। ठीक, अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना था राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति को पढ़ने से पहले हम लोग ये सब जान तो लें कि आखिर जो हमारी संसदीय व्यवस्था है ना, जो हमारी संसदीय व्यवस्था है वो कैसे काम करती है ना, उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, है ना, तभी तो आगे सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज का टॉपिक है हमारा संसदीय व्यवस्था। और देखिए, इसको पढ़ने से पहले आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखना, है ना, आप लोग को अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जितने भी हमने क्वेश्चन करवाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको अच्छे से समझ में आएगा और पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्जाम में भी ये सब बहुत अच्छी भूमिका अदा करेंगे। ठीक, बहुत अच्छा रोल निभाएंगे। और बाकी जितने भी वनडे एग्जाम है उसके लिए तो ये है ये ब्रह्मास्त्र टाइप। ठीक, और जो भी अभी नए आए हों चैनल पे वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक, सब्सक्राइब करोगे तो हमारी रीच बढ़ेगी, धीरे धीरे हम लोग और अच्छा कर पाएंगे, है ना। डिजिटल बोर्ड आएगा तो और अच्छे से आप लोगों को सब जो है अच्छे से बता पाएंगे। तो आइए शुरू करते बिना किसी देरी के। हम लोग पढ़ रहे हैं आज संसदीय व्यवस्था के बारे में। सरकार का जो है संसदीय स्वरूप, जो हमारा देश है भारत में राज्य एवं केंद्र दोनों में सरकार का कौन सा रूप है, संसदीय रूप है। ठीक, राज्य और केंद्र दोनों में सरकार का संसदीय स्वरूप है। और सरकार की वो जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं उसमें दो प्रणाली होती है, एक होती है संसदीय प्रणाली और एक होती है राष्ट्रपति शासन। तो जो राष्ट्रपति शासन है वो हमारा कहाँ पर है, अमेरिका में। और हमारे देश में क्या अपनाया गया है, संसदीय प्रणाली। और आखिर संसदीय प्रणाली ही क्यों अपनाई गई वो हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल आप लोग मोटा मोटा इतना समझ लीजिए, क्योंकि बहुत दिनों तक हम लोग जो थे वो उपनिवेश किसके थे, ब्रिटेन के। और ब्रिटेन की जो व्यवस्था थी वो थी संसदीय। तो हम लोग संसदीय व्यवस्था से बहुत ही ज़्यादा जो थे वो बहुत ही ज़्यादा जानकारी में थे उसके कि वो कैसे काम करती है। इसलिए हम लोगों ने संसदीय व्यवस्था अपनाई, ना कि राष्ट्रपति शासन, कि जिससे हम लोग भली भांति परिचित हैं, जो देखा है, जो फील किया है, उसमें हम लोग सुधार करके कुछ अच्छा करके, है ना, इम्प्रूवमेंट करके इसको अपने देश में अच्छे से लागू कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे संसदीय व्यवस्था को और क्या कहते हैं। पहले बात तो ये जान लीजिए, ये क्वेश्चन आता है कि जो संसदीय व्यवस्था है किस आर्टिकल के तहत, किस आर्टिकल में संसदीय व्यवस्था की बात कही गई है अपने संविधान में। तो एक है आर्टिकल 74 और एक है आर्टिकल 75। ठीक, आर्टिकल 74-75 में कही गई है। इसके बारे में हम लोग आराम से पढ़ेंगे अच्छे से आगे जब हम लोग संसद पढ़ेंगे, पार्लियामेंट। अब देखिए, ये जो संसदीय व्यवस्था है इसको कैबिनेट व्यवस्था किसने कहा था, सर आइवर जॉनिंग्स ने। किसने कहा था, आइवर जॉनिंग्स ने इसको कैबिनेट व्यवस्था कहा था। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था किसने कहा था, तो आइवर जॉनिंग्स ने कहा था। अब एक क्वेश्चन आता है कि संसदीय व्यवस्था को और क्या कहते हैं। ठीक, अगर आ जाए कि संसदीय व्यवस्था को और क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, कैबिनेट सरकार। क्या कहते हैं, कैबिनेट सरकार। और दूसरा क्या होगा हमारा, उत्तरदायी सरकार। और तीसरा सरकार का वेस्टमिंस्टर रूप। देखिए, उत्तरदायी सरकार इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हमारी सरकार होती है, ठीक, जो सरकार होती है वो किसके प्रति जिम्मेदार होती है, वो होती है संसद के प्रति। मतलब पूरी तरह से संसद के प्रति, विधायिका के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होती है। जब तक उसको विधायिका का विश्वास प्राप्त है तब तक वो है अपने सरकार में, वरना जो सरकार है वो गिर जाती है। अब देखिए, कैबिनेट सरकार इसको क्यों कहा जाता है, कैबिनेट सरकार भी इसको किसने कहा था, कैबिनेट सरकार इसको कहा था, कैबिनेट व्यवस्था इसको कहा था, जो कि हम लोगों ने पढ़ चुका है, आइवर जॉनिंग्स ने। इसलिए कहा था क्योंकि इसमें जो संसद के, सरकार के संसदीय स्वरूप में जो मुख्य बिंदु होता है वो कैबिनेट होती है। क्या होती है, कैबिनेट। इसलिए इसको कैबिनेट सरकार भी कहा जाता है। और अगर आपको ये समझना है कि इसको सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप क्यों कहा जाता है, तो सबसे पहले जो ये संसदीय स्वरूप है इसका जो प्रादुर्भाव है वो ब्रिटेन से हुआ। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, सरकार का वेस्टमिंस्टर रूप कहते हैं, मतलब पश्चिम वाला। ठीक, पश्चिम में ब्रिटेन, तो सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहा जाता है। आप लोग इतना अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो विशेषताएं हैं संसदीय व्यवस्था, इसकी विशेषताएं क्या है। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले तो है नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका। देखिए, हम लोग में जो है राष्ट्रपति जो है वो होता है नामिक कार्यपालिका। कौन होता है, ये होता है प्रेसिडेंट। और जो वास्तविक कार्यपालिका होता है वो कौन होता है, वो होता है प्राइम मिनिस्टर। क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक, याद रखना आप लोग।
तो अगर यह आ जाए कि जो सरकार है उसमें, जो हमारा देश है उसमें नामित कार्यपालिका कौन है, संसदीय व्यवस्था में नामित कार्यपालिका कौन होता है ना, नामित कार्यपालिका वो होता है राष्ट्रपति। और अगर पूछ दे कि वास्तविक कौन होता है तो वो होता है कौन, प्रधानमंत्री। अच्छे से याद रखना। अब देखिए जो राष्ट्रपति होता है नामित कार्यपालिका, वो होता है राज्य का प्रमुख, मतलब देश का प्रमुख। लेकिन अगर पूछ दे, देखिए अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि राज्य का प्रमुख कौन होता है, वो कौन होता है, वो होता है राष्ट्रपति, ठीक। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि सरकार का प्रमुख कौन होता है तो वो होता है प्रधानमंत्री। इसलिए ये जो है ये वास्तविक कार्यपालिका है प्रधानमंत्री, और जो राष्ट्रपति है वो नामित कार्यपालिका है। ये तो इसकी होगी पहली विशेषता। अब है हमारी दूसरी विशेषता, बहुमत प्राप्त दल का शासन। जाहिर सी बात है कैबिनेट व्यवस्था में या संसदीय व्यवस्था में जिस दल को बहुत से लोग मिलके जो है चुनाव लड़ते हैं, बहुत से दल अपना अपना क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन सरकार की बनती है जिसको बहुमत दल का प्राप्त हो, मतलब जो शासन हो, जो ऐसी सरकार बनेगी जिस दल को बहुमत प्राप्त हो, है ना। मतलब कि जो जितनी सरकार बनने से जितनी वोट चाहिए उससे उसको ज़्यादा मिले। जैसे कि मान लीजिए कि 500 सीटें हैं, 500 सीटें हैं तो उसको कितने मिलनी चाहिए, 251, ठीक, 251। और बाकी हमको किसी से कोई मतलब नहीं, ठीक, ये मिलनी ही चाहिए। अगर 500 सीटें हैं तो 251 मतलब आधी प्लस 1, 251 सीटें मिलनी चाहिए। जिसको ये मिल गई है ना तो उसको बहुमत प्राप्त हो गया, ठीक, मतलब आधे से एक ज़्यादा बहुमत प्राप्त हो गया। उसकी क्या बन जाती है, उसकी बन जाती है सरकार, ठीक, या वो गद्दी पे बैठ जाता है या उसको कुर्सी मिल जाती है। अब देखिए एक चीज़ लगे हाथ और समझ लीजिए। अब पता चला अगर इसको 230 मिली, मान लीजिए इसको मिली 180, ठीक, और किसी को बहुमत नहीं मिल पाया, तो फिर राष्ट्रपति जो है वो गठबंधन बुलाता है लोगों को। अब इधर देखिए ये यहाँ तो नामित कार्यपालिका है, लेकिन इस जगह पर राष्ट्रपति की भूमिका अलग हो जाती है। अब राष्ट्रपति किसी को भी अपनी इच्छा अनुसार बुला सकता है गठबंधन सरकार बनाने के लिए, कि जिसके पास कम है, जैसे इसके पास 180 है, किसी दूसरे दल को प्राप्त हुई, कि मान लीजिए दूसरे दल को प्राप्त हो गई 90 सीटें, तो राष्ट्रपति कहेगा तुम दोनों आ जाओ और गठबंधन कर लो, अगर आप लोगों को मंजूर हो और सरकार बना लो, तो ये लोग गठबंधन सरकार बना लेते हैं। अब देखिए तीसरा क्या है, तीसरा कह रहा है सामूहिक उत्तरदायित्व। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, इसका नाम ही क्या है, उत्तरदायी सरकार। संसदीय व्यवस्था पे क्या कहते हैं, उत्तरदायी सरकार। जो सरकार होती है, जो कैबिनेट या मतलब जो सरकार होती है, मंत्रिमंडल, वो पूर्णतः किसके प्रति उत्तरदायी रहते हैं, विधायिका के प्रति, और मुख्य रूप से लोकसभा के प्रति, ठीक। तो ये 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, किसके प्रति, लोकसभा या विधायिका, कुछ भी पूछ सकते हैं। जब तक इनका विश्वास प्राप्त है तब तक ये सरकार में है ना। अगर इनका विश्वास नहीं मिलेगा तो सरकार गिर जाएगी तुरंत, ठीक। और इसका आप लोग उदाहरण देख चुके हैं, पहले बहुत सी सरकारें जो हैं वो गिर चुकी हैं। वो भी किस लिए, ज़्यादातर ऐसा होता है गठबंधन सरकार में, ठीक। गठबंधन सरकार में जैसे मोरारजी देसाई की सरकार थी, चौधरी चरण सिंह जी की सरकार थी, ऐसे 3-4 सरकारें थी वो गिर चुकी हैं। इसलिए जो है गठबंधन स्वरूप वो बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं है ना, और जो कि जनता के लिए भी, जनता के लाभ की दृष्टि से भी अच्छी नहीं है। इसलिए बहुमत प्राप्त दल की भी कुछ ना कुछ कमियां आ जाती है, जैसे वो निरंकुश हो जाती है ना। ऐसा जैसे कि हम लोगों ने कल पढ़ा था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट और संसद के प्रति सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच कैसे टकराव पे टकराव हो रहा था। अब हमारा चौथा है राजनीतिक एकरूपता। राजनीतिक एकरूपता से मतलब है, क्योंकि जो सरकार बनाते हैं, सरकार में सभी जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ जो है, वो एक दूसरे के साथ एक फैसले पर सब जो है वो वोट करते हैं। मतलब कि कोई भी एक दूसरे के फैसले के अपोजिट नहीं जाता है। हालांकि ऐसा गठबंधन सरकार में नहीं होता, उसमें सर्वसम्मति के प्रति बाध्य होते हैं। लेकिन इसमें जो है, जो भी मान लीजिए प्रधानमंत्री ने कह दिया कि ये जो है ये विधेयक लाना है और इस पर सबको वोट करना है, तो सबको वोट करना पड़ेगा, क्योंकि वो सरकार में है ना, वो सरकार का अंग है। सरकार का अंग तो सब है, मतलब उस समय जो है वो उस दल के सदस्य हैं, या मंत्री के रूप में या सांसद के रूप में, किसी रूप में उस दल का जो है पार्ट है, इसलिए उनकी माननी पड़ती है, और बल्कि वो खुशी मानते हैं कि ठीक। अब देखिए जो 5वां है हमारा, वो है दोहरी सदस्यता। दोहरी सदस्यता ये है कि जो सदस्य होते हैं, जो सरकार बनाते हैं, उनके जितने भी सदस्य होते हैं उस दल के,
वो विधायक, ठीक, मतलब वो कार्यपालिका और विधायिका दोनों के सदस्य होते हैं। मतलब कि एक साथ जो है वो मंत्री भी रहते हैं और क्या रहते हैं, मंत्री व सांसद दोनों रहते हैं, ठीक। मतलब ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कोई जो है बिना सांसद बने या एमपी बने या संसद का अंग बने, संसद का पार्ट बने मंत्री नहीं बन सकता। हालांकि वो मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर, मंत्री बनने के 6 महीने के अंदर उसे किसी न किसी राज्यसभा या लोकसभा का सांसद बनना ही पड़ेगा, ठीक। इसलिए है दोहरी सदस्यता से मतलब है, मतलब कि संसद का सदस्य मंत्री होने के साथ साथ उसको संसद का सदस्य बनना ही पड़ेगा, ठीक। तो मंत्री जो होता है वो कार्यपालिका का होता है, ठीक, सदस्य। अब छठा है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। प्रधानमंत्री का नेतृत्व है, जाहिर सी बात है हम लोगों ने पहले पढ़ लिया, जो सरकार का प्रमुख कौन होता है, वो होता है कौन, प्रधानमंत्री। तो जो है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी काम करते हैं। प्रधानमंत्री जो होता है वो सरकार का प्रमुख होता है, उसका नाम ही है प्रधानमंत्री, मतलब कि मंत्रियों में प्रधान वही है, तो उसी के नेतृत्व में सब काम करते हैं। ये देखिए विशेषताएं चल रही संसदीय व्यवस्था की। अभी इसके गुण के बारे में भी जानेंगे और दोष के बारे में भी। अब 7वां है निचले सदन का विघटन। इसमें जो है वो जैसे ही सरकार जो है, या तो सरकार बीच में गिर गई, मान लीजिए अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, किसी ने, विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया और वो अगर पारित हो गया तो क्या होगी, वो सरकार गिर जाएगी और जो लोकसभा है उसका विघटन हो जाएगा। और याद रखना जो राज्यसभा होता है उसका विघटन नहीं होता, उसके 1/3 सदस्य हर दूसरे साल जो है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक, हर दूसरे साल। इसलिए जो राज्यसभा है वो अविघटित है और जो लोकसभा है उसका विघटन हो सकता है, लेकिन राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता, याद रखना इस जगह। अब जो है निचले सदन का विघटन, ये समझ गए। और मान लीजिए कि हालांकि जिसे सरकार पूरी हो गई, जैसे मोदी जी की सरकार है 2023 में ये अपना कार्यकाल पूरा कर लेगी, तो मोदी जी जो है वो राष्ट्रपति जिसे द्रौपदी मुर्मू जिसे कहेंगे कि सरकार जो है उसका विघटन करने के लिए, जिसमें नए चुनाव हुए ना, तो उस कार्यकाल पूरा होने के बाद भी विघटन होता है, ठीक। और किसका, निचले सदन का, लोकसभा का। याद रखना निचला सदन कौन है, निचला सदन है लोकसभा, और जो अपर सदन है मतलब ऊंचा सदन है जिसको कहते हैं ऊंचा सदन, ठीक। ऊपर का सदन कौन है, वो है राज्यसभा, ठीक। अच्छे से याद रखना आप लोग। अब ये 8वीं जो विशेषता है वो है गोपनीयता। जितने भी मंत्री होते हैं, ठीक, जो बहुमत दल का प्राप्त जिसकी सरकार बनती है, जो मंत्री होते हैं वो गोपनीयता की शपथ लेते हैं। वो अपनी नीतियों के प्रति किसी को बताते नहीं हैं, मतलब जो बताने योग्य नहीं है, ठीक, उनको गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। और याद रखना ये शपथ कौन दिलाता है, वो दिलाता है राष्ट्रपति, ठीक। अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है, मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। देखिए इससे आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे जो कि वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, प्रधानमंत्री को कौन करता है, प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है राष्ट्रपति। और फिर जो बाकी मंत्री होते हैं, बाकी मंत्री को भी याद रखना, प्रधानमंत्री को तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, लेकिन जो बाकी मंत्री होते हैं उनको भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है, किसकी सलाह से, प्रधानमंत्री की सलाह से। लेकिन याद रखना नियुक्त कौन करता है, वो राष्ट्रपति ही करते हैं। अब देखिए हम लोगों ने इतना जान लिया विशेषताओं के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे जो संसदीय व्यवस्था, इसके गुण, ठीक। गुण है कि विधायिका व कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य। भैया विधायिका व कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य ऐसा होता है कि विधायिका जो कार्यपालिका होती है वो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र मतलब बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करती है ना, तो बहुत अच्छा तो जो है वो कार्य करती रहती है ना। हालांकि जो विपक्षी दल हैं वो क्या करते हैं, लेकिन अगर बहुमत दल, अगर किसी को बहुमत प्राप्त है तो ये जो है, ये जो संसदीय व्यवस्था है एक हिसाब से ये गुण बन जाता है विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य के। अब जो नेक्स्ट है वो है उत्तरदायी सरकार। हालांकि जो विशेषता थी वही गुण भी है ये उत्तरदायी सरकार। जो कैबिनेट होती है वो पूर्ण रूप से किसके प्रति, जितना भी मंत्रिमंडल होता है पूर्ण रूप से संसद के प्रति या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अब नेक्स्ट है निरंकुशता का प्रतिषेध। निरंकुशता का प्रतिषेध ये है, इसका मतलब ये हुआ कि जो मंत्री होते हैं वो किसका अंग होते हैं, वो होते हैं वो जनता को, पब्लिक का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। और निरंकुशता का प्रतिषेध देखिए इसलिए भी होता है, पब्लिक जो विपक्ष में बैठे रहते हैं वो भी कहीं ना कहीं किसका प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं, जनता का। तो वो जनता का मुद्दे उठाया करते हैं, वो प्रश्नकाल, ठीक, और बहुत सारे प्रश्न होते हैं, अंकित प्रश्न है ना, बहुत सारे प्रश्नों के साथ वो
जो है अंकुश लगाए रहती है उनकी गतिविधियों पर, है ना। उनसे क्वेश्चन किया करती है जो सरकार में होते हैं कि आप अपनी नीति के बारे में बताइए, आपने यह कैसे किया, ये जो इस वर्ग का आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं, ये पिछड़ा जा रहा है ना। तो ये जो है इन लोग उन पर अंकुश लगाए रहते हैं जो विपक्ष होता है। इसलिए विपक्ष अगर बहुत अच्छा है तो जनता के लिए और फायदा हो ना, सरकार को और सरकार एक तो निरंकुश ना हो और उसको बहुत अच्छे से काम करना पड़े। विपक्ष का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अब है ये वैकल्पिक सरकार। वैकल्पिक सरकार का मतलब है अगर मान लीजिए सरकार एकदम से बीच में गिर जाती है, सरकार अगर बीच में गिर जाती है तो बिना चुनाव के जो राष्ट्रपति है वो किसी दल को दूसरे दल को बुला सकता है जिसको बहुमत प्राप्त हो जाए, या गठबंधन को बुला सकता है, वो एक वैकल्पिक सरकार बना सकता है। अब नेक्स्ट है व्यापक प्रतिनिधित्व। व्यापक प्रतिनिधित्व से मतलब है कि जो संसद में आते हैं मंत्री या सांसद चुन के, वो किसका प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं, वो किसी ना किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं, अपने क्षेत्र में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। इसलिए जो देश में है हर वर्ग का, हर जात का, हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होता है। इसलिए हर वर्ग का, हर जात का, सभी लोगों का, यहाँ तक कि SC ST अल्पसंख्यक, भाषाई अल्पसंख्यक, सबका प्रतिनिधित्व जो होता है वो होता है किसमें, वो होता है संसद में। ठीक, वो होता है सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। इसलिए सरकार को जो है सबको देख के चलना पड़ता है, उसको सबके हित को देखते हुए ही फैसले लेने पड़ते हैं और सबकी भलाई को देखते हुए ही कार्य करना पड़ता है, नीतियां बनानी पड़ती है, जिससे ऐसा ना हो कि किसी के साथ भेदभाव हो जाए या किसी को ज़्यादा मिल जाए किसी को कम फ़ायदा मिले ना। अब देखिए ये तो हो गया गुण। अब देखिए दोष का मतलब है अस्थिर सरकार। अस्थिर सरकार का मतलब है जैसे कि राष्ट्रपति जो शासन है, वो जो राष्ट्रपति प्रणाली है, सरकार की जो राष्ट्रपति प्रणाली है, जैसे कि अमेरिका में, वहाँ जो है वो राष्ट्रपति जो है, जो सरकार का प्रमुख है, जो राष्ट्रपति है, वो किसके प्रति, वो संसद के प्रति जिम्मेदार नहीं होता, विधायिका के प्रति जिम्मेदार नहीं होता, इसलिए उसको स्थिर सरकार माना जाता है। लेकिन जो ये है, ये विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है। जब तक विधायिका का विश्वास मत प्राप्त है तब तक ये स्थिर है, वरना बाद में ये गिर सकती है या अस्थिर। इसके अस्थिर होने की आप लोग देख सकते हैं, और ख़ासकर ऐसा गठबंधन वाली सरकार में होता है। ठीक, बहुमत दल में नहीं होता है। बहुमत दल में खाली एक कमी रह जाती है कि उसमें जो है सरकार धीरे धीरे निरंकुश होने लगती है, जैसा कि हम लोगों ने कल देखा था। अब है मंत्रिमंडल की निरंकुशता। मंत्रिमंडल की निरंकुशता का मतलब वही है कि अगर बहुमत दल, मान लीजिए कि किसी को कोई बहुमत से आ गया संसदीय प्रणाली में, संसद में किसी की सरकार बहुमत से बन गई, तो जो मंत्रिमंडल है वो निरंकुश हो जाता है। ठीक, निरंकुश हो जाता है, यह मनमाने फैसले लेने लगता है। विपक्ष भी बहुत ज़्यादा उस पर जोर नहीं दिखा सकती, क्योंकि बहुमत किसे प्राप्त है, उससे प्राप्त है। शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध। शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध से मतलब है हमारा कि जो शक्ति है, शक्ति की जो अलग होता है, शक्ति मतलब कि जो मंत्री होते हैं, अगर बहुमत प्राप्त है तो क्या होता है, एक ही के पास पूरी शक्ति आ जाती है, और जो है वो शक्ति का पृथक्करण जो है वो सही रूप से नहीं हो पाता। ठीक, सही रूप से नहीं हो पाता है ना। और फिर उसी के हिसाब से ये अकुशल व्यक्तियों द्वारा संचालन भी होता है। अकुशल व्यक्तियों द्वारा कैसे, कि जो मंत्री होते हैं वो किसी क्षेत्र में निपुण नहीं होते हैं, वो तो जनता द्वारा चुन के आते हैं, लेकिन मान लीजिए किसी को मंत्री जिस चीज़ का बनाया हुआ है वो उसके विशेषज्ञ नहीं होते हैं ना। तो अकुशल व्यक्तियों द्वारा संचालन होता है, जो बाहर के लोग हैं उनको उसमें मौका नहीं मिल पाता। ठीक, तो इसलिए अकुशलता के कारण ये लोग अपने क्षेत्र में वो काम नहीं कर पाते जो एक विशेषज्ञ उस क्षेत्र में कर पाता है। ठीक, अब देखिए इतना हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग आगे जानेंगे कि आखिर संसदीय प्रणाली को ही अपने देश में क्यों अपनाया गया, है ना। और लगे हाथ ये भी जान लेंगे कि राष्ट्रपति शासन और संसदीय प्रणाली में क्या अंतर होता है ना। इससे क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट। तो आज हम लोग जितना भी इससे क्वेश्चन आते हैं या जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर करके रहेंगे। ठीक, तो आप लोग इतना नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे फिर हम लोग और देखते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि जो एक तो इसकी स्वीकार्यता के कारण क्या था। आखिर संसदीय व्यवस्था को ही हमारे जो महानुभाव थे, जितने भी संविधान का निर्माता थे, उन्होंने आखिर इसको ही, संसदीय व्यवस्था को ही क्यों अपनाया। ठीक, इसके क्या कारण थे। और दूसरा जो है वो हम लोग देखेंगे संसदीय शासन और राष्ट्रपतीय शासन के बीच क्या अंतर है। ठीक, हम लोग ये भी देखेंगे। तो स्वीकार्यता के कारण क्या है, स्वीकार्यता का कारण है कि व्यवस्था से निकटता। हम लोगों ने जो कि पहले पढ़ा था कि व्यवस्था से निकटता मतलब कि हम लोगों के देश में 200-300 साल किसका शासन रहा, अंग्रेजों का। और उनकी प्रणाली कैसी थी, वो बहुत मतलब ज़्यादातर जो थी
वो कैसी थी, वो थी संसदात्मक प्रणाली, और उससे हम लोग की निकटता थी, उसको हम लोग बहुत अच्छे से जानते थे, उसके दोष गुण सब है ना। तो उसमें हम लोग अच्छे से संशोधन करके इम्प्रूवमेंट करके उसको अच्छे से अपने देश में चला सकते थे, ठीक। तो यही रीजन था। हालांकि एक मत उभरा कि राष्ट्रपति, जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली है, उसको अपनाने के लिए, लेकिन जो बहुमत था वो किसका था, बहुत से लोग किस पे राजी थे, वो संसदीय व्यवस्था के लिए, है ना। तो पहला तो एक ये हो गया, और दूसरा उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता। राष्ट्रपति शासन में जो है वो उत्तरदायित्व नहीं है। जो राष्ट्रपति है, अमेरिका राष्ट्रपति व्यवस्था, उसमें उत्तरदायित्व का अभाव है, क्योंकि वो जो है राष्ट्रपति जो है, जो वहाँ की सरकार है, वो विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होती, और यहाँ जो है लोकसभा के प्रति या कह दे संसद के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होती है। इसलिए यहाँ उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता दी गई है ना, जिसमें कि सरकार जो है, सरकार पर अंकुश लगाया जा सके। विधायिका व कार्यपालिका के टकराव को रोकना, ठीक। एक तो ये भी था, विधायिका और कार्यपालिका के टकराव को रोकना। जाहिर सी बात है, जब संसद होगी तो विधायिका व कार्यपालिका के बीच टकराव कम होगा, है ना, क्योंकि जो मंत्री होता है वो विधायिका व कार्यपालिका दोनों का ही सदस्य होता है। अब जो है भारतीय समाज की प्रकृति को देखते हुए, चूँकि यहाँ जो भारतीय समाज की प्रकृति है वो विविधताओं से भरी हुई है ना, तो हर वर्ग का प्रतिनिधित्व काफ़ी अच्छे से हो पाए, सबको खुल के बिना किसी रोक टोक के आज़ादी से अपना प्रतिनिधित्व संसद में या सरकार में करने को मौका मिले, इसलिए यहाँ पर संसदीय व्यवस्था को ज़्यादा महत्व दिया गया। ये तो हो गया इसकी स्वीकार्यता के कारण, हालांकि और भी बहुत से कारण हैं, है ना, लेकिन इतने जो थे ये मेन कारण थे। अब हम लोग देखेंगे कि संसदीय शासन और राष्ट्रपतीय शासन में क्या अंतर है। संसदीय शासन में सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, और उत्तरदायित्व का राष्ट्रपतीय शासन में उत्तरदायित्व का अभाव होता है। जैसा कि ये जो है सरकार जो है, जो मंत्रिमंडल जो है, वो संसद के प्रति जो है पूर्ण रूप से उत्तरदायी होती है, यहाँ उत्तरदायित्व नहीं होती, ठीक। वहाँ एक निश्चित समय तक जितना कार्यकाल है तब तक बनी रहती है। दोहरी सदस्यता है, यहाँ एकल सदस्यता, मतलब जो मंत्री होते हैं वो कार्यपालिका के भी सदस्य होते हैं और संसद के भी, विधायिका के भी सदस्य होते हैं, या लोकसभा के, ठीक। अब जो है ये एकल सदस्यता, ठीक, यहाँ पर एकली सदस्यता है। यहाँ प्रधानमंत्री का नेतृत्व है, यहाँ राष्ट्रपति का नियंत्रण है, ठीक। यहाँ सरकार का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, यहाँ राष्ट्रपति होता है, ठीक। ये प्रधानमंत्री होता है, यहाँ राष्ट्रपति। यहाँ जो है राष्ट्रपति वो राज्य का प्रमुख होता है। निचले सदन का विघटन है, यहाँ निचले सदन का विघटन नहीं है। अस्थायी सरकार मतलब समय से पहले नहीं है, ठीक, याद रखना। अस्थायी सरकार है, ये एक स्थायी सरकार है, ये कभी भी विघटित हो सकती है, कभी भी अविश्वास प्रस्ताव ले आया गया है ना, तो हो सकती है। और इसमें, और या तो मान लीजिए गठबंधन सरकार है वो टूट गई बीच से, तो जो है अस्थायी सरकार हो सकती है, यहाँ स्थायी सरकार है। हालांकि ये इसका गुण है, ये इसका दोष है। नीतियों की निश्चितता इसमें नहीं है, ठीक, और इसमें है। इसमें पता नहीं कब सरकार बदल जाए और एक दूसरे की आते ही जितनी भी नीतियाँ उसको बदल दिया जाए। हालांकि जैसे कि पहले हुआ था, है ना, जो जनता सरकार थी, है ना, मोरारजी देसाई की जनता सरकार ने क्या किया था, वो कांग्रेस की जितनी भी नीतियाँ थे बदलती, और ऐसा ही किसने किया था, कांग्रेस ने 1980 में आकर जनता सरकार की जितनी नीतियाँ थी उसको बदलती थी, है ना। तो हालांकि ये बहुत ही बड़ी कमी है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। उस नीतियों को, नीति जो होती हैं कहीं ना कहीं अच्छी होती हैं, है ना, जो खराब उसको बदल दो, लेकिन द्वेष में आकर नहीं बदलनी चाहिए। अब ये अकुशल व्यक्तियों द्वारा संचालन होता है इसमें, ठीक, और इसमें जो है कुशल व्यक्तियों द्वारा, जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था, जो मंत्री होते हैं वो अपने अपने फील्ड में क्या है, अपने फील्ड में कुशल नहीं होते हैं, और यहाँ पर जो है शासन विशेषज्ञों द्वारा होता है। तो हम लोगों ने इतना अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे, हालांकि जो संसदीय व्यवस्था है वो ब्रिटेन से ली गई है ना, ब्रिटेन से, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं ले ली गई है। आप लोग कभी देखेंगे कि संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लेते हुए भी हमारी संसदीय व्यवस्था और ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में बहुत अंतर है, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसलिए अभी आप लोग 4-5 मिनट के लिए और रुके रहिए, हम लोग संसदीय व्यवस्था अपनी और ब्रिटेन के में देख ले कि क्या अंतर है, ठीक। जब तक आप लोग इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग फिर देखते हैं आगे। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि जो ब्रिटिश मॉडल है, हालांकि जो हमारी संसदीय व्यवस्था है वो ब्रिटेन से ली गई है, लेकिन फिर भी ब्रिटिश मॉडल और भारतीय मॉडल में एक काफ़ी विभेद है, मेजर विभेद है। जबकि है ना, जो हम तो देखते हैं कौन कौन सा ऐसा विभेद है। ये देखिए, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ भी लिए जाते हैं, ठीक। अंतर जो है ये पूछ लिए जाते हैं कि ब्रिटिश और भारतीय मॉडल में क्या अंतर है, ठीक। तो ये आप लोग अच्छे से देख लेना।
देखिए ब्रिटिश मॉडल जो है वो राजशाही है, मतलब वहाँ जो राज्य का प्रमुख होता है, राज्य का प्रमुख जो होता है वंशानुगत होता है, आनुवांशिक होता है, ठीक, राजा या रानी। जबकि यहाँ जो है गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब है लोगों द्वारा, मतलब गणतंत्र मतलब लोगों का जो तंत्र है, जो लोग हैं लोगों द्वारा चुन के, या ये कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से जो है राष्ट्रपति जो है वो चुन के आते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ना कि वो वंशानुगत होते हैं, ठीक। और यहाँ पर संसद संप्रभु होती है, लेकिन यहाँ पर संसद संप्रभु नहीं है, संविधान के हिसाब से उसको चलना पड़ता है ना सब। और जो है जो संसद है वो आसानी से किसी भी चीज़ में संशोधन नहीं कर सकती है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बैठी है। जबकि जो यहाँ का संविधान है वो काफ़ी नम्य है, और यहाँ का नम्य और अनम्य के बीच है, बहुत ज़्यादा नम्य नहीं है। प्रधानमंत्री देखिए, एक ये मेजर इफेक्ट वो है अंतर, जो प्रधानमंत्री है यहाँ का, प्रधानमंत्री ब्रिटेन का, उसको निचले जो हाउस ऑफ कॉमन है उसका जो है सदस्य होना जरूरी है ना, जरूरी। वो हाउस ऑफ लॉर्ड का बनके वो मंत्री नहीं बन सकता। और लेकिन यहाँ पर जो है वो दोनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है, राज्यसभा व लोकसभा। कौन? प्रधानमंत्री। और यहाँ पर प्रधानमंत्री को निचले सदन का सदस्य होना जरूरी है। और यहाँ पर जो है जैसे कि अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कौन है? ये मोदी जी जो हैं वो लोकसभा के सदस्य हैं, लोकसभा से चुनकर आए हैं, ठीक, वाराणसी से। और जो जब उनकी सरकार थी प्रणब मुखर्जी जी की, वो किसका सदस्य थे? वो राज्यसभा के सदस्य थे, ठीक। तो इतना याद रखना। अब संसद सदस्य बतौर मंत्री नियुक्त किए जा सकते हैं। ब्रिटेन में संसद सदस्य बतौर मंत्री ही नियुक्त किए जा सकते हैं। ऐसी व्यवस्था नहीं है कि पहले मंत्री बन जाओ फिर 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य जो है वो बनो, है ना। यहाँ पर जो है वो बतौर मंत्री संसद के जो सदस्य हैं वो सीधा मंत्री बन सकते हैं बिना संसद के सदस्य बने। लेकिन कितने महीने तक? 6 महीने तक। 6 महीने के अंदर उन्हें फिर क्या करना होगा? अपनी सदस्यता जो है, संसद की सदस्यता जो है वो लेनी पड़ेगी, है ना, वो साबित करनी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी। और देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा जो है वो प्रावधान है, वो है छाया कैबिनेट, जो कि भारत में नहीं है। छाया कैबिनेट जो है वो कौन? देखिए ये क्वेश्चन आ जाता है, छाया कैबिनेट ब्रिटेन में कौन इसका गठन करता है? ये करता है विपक्ष जो पार्टी होती है, वो जो है संसद जो है उसके साथ जो है तालमेल बिठाने के लिए, ठीक, उसके साथ तालमेल बिठाने के लिए किसके साथ? जो सत्ता में पार्टी है उसके साथ। और अपने जितने भी सदस्य हैं उनको भावी मंत्रालय के लिए योग्य करने के लिए, है ना, उसमें जो है योग करने के लिए, या उसके काबिल बनाने के लिए, या उसमें बहुत अच्छा करने के लिए, है ना, उसके लिए जो है यहाँ पर जो है छाया कैबिनेट जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ? ब्रिटेन में, जो कि यहाँ पर नहीं है, हालांकि होनी चाहिए, व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है संसदीय व्यवस्था के बारे में। अब कल हम लोग पढ़ेंगे संघीय व्यवस्था। संघीय मतलब राज्य और केंद्र के बीच जो है व्यवस्था वो कैसी है ना। जब हम लोग ये सब अच्छे से बेसिक समझ लेंगे, फिर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, है ना, और मुख्यमंत्री, ये सब राज्यपाल, ये सब पढ़ने में बहुत अच्छे से हम लोग को समझ में आएगा, है ना। लेकिन पहले जो है हम लोगों का जो बेस है समझना चाहिए आखिर संसदीय व्यवस्था हमारी जो है वो कैसे काम करती है, तभी तो हम लोग बाकी चीज़ें अच्छे से समझ पाएंगे। आप लोग इस वीडियो में अच्छे से बने रहिए इस चैनल में। धीरे धीरे जो है आपको जितने भी आपका जो माइंड है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। कोई भी ऐसा कोई चाहे क्वेश्चन कितना भी घुमा के पूछ दिया जाए, आप लोग जो है क्वेश्चन का जो आंसर है वो बहुत आसानी से दे देंगे, बहुत अच्छे से दे देंगे। लेकिन इसके लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत से लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि हमें भी, हमारे अंदर भी मोटिवेशन आए और बहुत अच्छे से मन लगा के जो है आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार कर पाएँ, है ना। और धीरे धीरे और अच्छा करें, जल्दी से डिजिटल बोर्ड भी आए ना, तो फिर उसमें तो पढ़ने में आप लोगों को और भी मज़ा आ जाएगी, है ना। जो कि हम लोग कंटेंट लाएंगे बहुत अच्छे से फिर पढ़ाएंगे, आप लोग को खुद अच्छा लगेगा और ऐसा लगेगा कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो आप लोग निकालना पाए, या जो हम पढ़ाएंगे उससे आप लोग हल ना कर पाए कोई भी चीज़, ठीक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम लोग कल फिर मिलेंगे संघीय व्यवस्था जो चैप्टर उसके साथ। कल अच्छे से हम लोग संघीय व्यवस्था देखेंगे। जब तक आप लोग इसका रिवीजन जरूर कर लेना ना, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, वरना आप लोग भूल जाओगे। कल जरूर कर लें, पहले जैसे आप आज अभी इसको नोट कर लीजिए, फिर कल रिवीजन कर लेना, फिर एक हफ्ते बाद ये 2-3 बार रिवीजन कर लो, फिर वो दिमाग में छप जाते हैं चीज़ें, ठीक। और रिवीजन ज़रूरी है ना, बाद में पढ़ने से, 3-4 महीने बाद पढ़ने से बेटर है कि 3 बार रिवीजन कर लो, है ना, तो दोबारा उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और एग्ज़ाम में भी कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, है ना। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, खुश रहिए और जल्दी से सक्सेस पाइए, है ना। और घर का रिश्ते, मतलब घर में जो भी आपके जितने भी शुभचिंतक हैं उनका नाम रोशन कीजिए। धन्यवाद।